हाईकोर्ट के फैसले के बाद झारखंड सरकार चारों ओर से घिर गई है। चयनित अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने बिना किसी ठोस जांच के नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला ले लिया। तो आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि सरकार ने हाई कोर्ट में गड़बड़ियों से जुड़े सबूत पेश नहीं किए। इसके अलावा कोर्ट ने भी सरकार से इन फैसलों को लेकर 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। इन सबके बीच छात्रों के आंदोलन का जो मुद्दा इतनी मुश्किल से लगभग सुलझ गया था, वो फिर से उठने लगा। इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे आज के टू द पॉइंट में। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी के बाद जेएससीएल और सीजीएल समेत कई अन्य परीक्षाओं को भी रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी है। इससे एक तरफ चयनित अभ्यर्थियों में हर्ष का माहौल है, तो दूसरी तरफ आंदोलनकारी छात्र अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। इस मामले को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई और आज यहां पर पुतला दहन हुआ, वहां पर भी राजनीति होती नजर आई। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार को एक और झटका देते हुए 11वीं से 13वीं जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल समेत सीडीपीओ, एफआरओ और एफएसओ परीक्षाओं को रद्द करने के आदेश पर भी रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना किसी ठोस सबूत के नियमित नियुक्तियों को खत्म नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने उन अधिकारियों कर्मचारियों को फिर से सेवा में बहाल करने का भी निर्देश दिया है। बता दें कि सरकार की अधिसूचना के अनुसार 22 परीक्षाएं रद्द की गई हैं। 6 परीक्षाओं की प्रक्रिया स्थगित की गई है और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखा गया है। कोर्ट के फैसले से इन परीक्षाओं में चयनित अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है। कोर्ट में इन सारे मैटर्स की सुनवाई साथ में हुई है और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये बात सबसे पहले बोली है कि क्योंकि ये मास को रिप्रेजेंट करता है और मास के इंटरेस्ट के है, इसीलिए इस कोर्ट की सुनवाई एक तो फास्ट ट्रैक बेसिस पे होगी। अगला डेट 15 को फिक्स किया गया है कोर्ट के द्वारा। सब जुडाइस मैटर, इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते। बस ये ज़रूर बताएंगे कि कोर्ट ने स्टे ज़रूर लगाया है और बोला है कि जिन लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है वो लोग इन एडवर्टिजमेंट्स के तहत जो कोर्ट में फाइल हुआ था पिटिशंस, उन एडवर्टिजमेंट्स के तहत जिन का अपॉइंटमेंट्स हुआ है वो लोग कंटिन्यू करेंगे अपने काम पे। तुरंत टर्मिनेशन ऑर्डर्स नहीं इशू किया जाएगा, बट अगले डेट तक विच इज़ 15 सितंबर तक सरकार को बोला गया है कि वो अपना जवाब दाखिल करे। हाई कोर्ट ने इस पे जो भीड़ तंत्र के दबाव में लिया गया निर्णय था, उस पे हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया और माननीय मुख्यमंत्री से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आगे से किसी भी भीड़ तंत्र को लोकतंत्र पे हावी न होने दिया जाए। बताया गया था कि ये 30 लाख 35 लाख दे के आए हैं, वो आज कोर्ट ने साबित किया कि अगर कोई जेन्युइन है, अगर कोई निर्दोष है तो उसके साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। वो उसी का आज हमें न्यायालय पे भरोसा था और हम लोग को इसके भी ये है कि जो है फेयर तरीके से होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार और उनकी जो टीम बनी है, गठित एसआईटी है, वो अपना जांच करेगी और बेहतर रिपोर्ट वो देगी। जो गलत है तो गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद तमाम छात्र संगठनों में रोष है। उनका मानना है कि सरकार ने परीक्षार्थियों को धोखा दिया है। हाईकोर्ट में सरकार का पक्ष रखने के लिए न तो महाधिवक्ता पहुँचे और न ही कोई बड़ा वकील। छात्रों को लगता है कि सरकार की मंशा साफ नहीं थी और यह आंदोलन को खत्म करने की चाल थी। तमाम छात्र संगठनों ने फिर से आंदोलन करने की चेतावनी दी है। यहाँ तक कि वकीलों का भी मानना है कि सरकार ने अपना पक्ष ढंग से नहीं रखा। लेकिन आज जो भी कुछ कोर्ट में हम लोगों ने देखने का काम किया, इससे यही पता चला कि सरकार जो है सो झारखंड के लाखों छात्रों के साथ छल किया है। सरकार जो है सो झारखंड के लाखों छात्रों को धोखा देने का काम किया है। आप एग्जाम नहीं रद्द कर रहे थे, वहां तक ठीक था। आप सीबीआई जांच नहीं कर रहे थे, वहां तक ठीक था। लेकिन अगर छात्रों के साथ ये जो धोखा किए हैं, एक नया लड़ाई अब शुरू कर दी हम तमाम छात्रों के साथ। इसका जवाब हम तमाम छात्र आपको देंगे। आपका जो मंशा हम आज कोर्ट में देखने को जो मिला, आप किस मंशा के साथ आप जो है सो कोर्ट में उतरने का काम किए हैं, उस मंशा को हम तमाम छात्र आज पढ़े हैं। आप ये धोखा सिर्फ झारखंड के लाखों छात्रों को नहीं दिए हैं, झारखंड के तमाम आम आवाम को दिए हैं, झारखंड के तमाम अभिभावक को दिए हैं, जिन्होंने अपने बच्चा को, अपने बेटा और बेटियों को पिछले
26 दिनों से अपने हक और अधिकार के लिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भेजने का काम किए थे। माननीय न्यायालय में मामला जाने के बाद 11वीं से 13वीं जेपीएससी, एफएसओ, सीडीपीओ और जेएसएससी सीजीएल स्टे हो गया और सरकार सीआईडी के जिस जांच के रिपोर्ट का दावा करते हुए रद्द किया था, जिसमें कई मंत्रियों का बयान आया है और कि बहुत सारी गड़बड़ी पाई गई है, लेकिन जब माननीय हाईकोर्ट के समक्ष माननीय न्यायालय जब सरकार को पक्ष रखने का मौका दिया, तब सरकार मजबूती से अपना सीआईडी जांच का रिपोर्ट क्यों नहीं रखा? इससे पूरे झारखंड के छात्र और आम जनमानस इससे आहत है। राज्य सरकार पहले भी ये कहती थी कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, लेकिन आज राज्य सरकार भ्रष्टाचार मानती है, इसलिए ये जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था टीडीपीएल के द्वारा उसको रद्द करने का काम किया गया। लेकिन ये जो फैसला राज्य सरकार ने लिया है उसको डिफेंड करने का काम राज्य सरकार का दायित्व बनता है, लेकिन राज्य सरकार वो दायित्व को अच्छे से निभाने का काम नहीं कर रही है। रादर उनको चाहिए था कि जो पिटिशनर के जो भी प्ली है उसको वो अपोज करे, लेकिन जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन हमने फाइल किया है उसका वो अपोज कर रही है। वो कहती है कि हमें नहीं बताया जाए कि हम क्या हल्फनामा दायर करेंगे। भाई हम उनको निर्देश देने वाले कोई नहीं है, वही कहती है कि हम निर्देश ना दें। हम निर्देश नहीं दे सकते। हम आपसे गुहार करते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा मटेरियल्स आए हैं वो हलफनामा में आए, क्योंकि साक्ष्य के बिना पे हाईकोर्ट अपना आदेश पारित करती है। लेकिन ये साक्ष्य किनके पास में है? ये पब्लिक डोमेन में तो पूरे साक्ष्य नहीं आए, ये राज्य सरकार के डोमेन में। ये सारे चीज़ राज्य सरकार को लाना चाहिए और वो दिख नहीं रहा है। उधर हाईकोर्ट के फैसले और छात्रों में बढ़ते रोष को लेकर सियासत भी गर्म हो चुकी है। विपक्ष ने जहां सरकार पर छात्रों को बरगलाने का आरोप लगाया, तो सत्ता पक्ष ने इस आंदोलन को हवा देने के लिए कोचिंग माफिया और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल में धांधली का मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। फिलहाल स्थिति ये है कि छात्रों ने जिस भरोसे के साथ आंदोलन खत्म किया, सरकार उस भरोसे पर खरी नहीं उतर सकी। सरकार वास्तव में छात्रों के साथ है तो सीआईडी जांच में सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों को मजबूती से अदालत के समक्ष रखना चाहिए और परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करनी चाहिए। अगर इसमें देरी हुई तो हेमंत सरकार को फिर एक बड़े आंदोलन का सामना करना होगा। रांची से कमल कुमार और महक के साथ यशवंत की रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज। तो सरकार ने समस्या का हल तो निकाल दिया, परीक्षाओं को रद्द भी कर दिया, लेकिन अब मामला अभी भी फंसता ही नजर आ रहा है। और आज शाम को कई जगहों पर कई जिलों में पुतला दहन किया गया सरकार का, और वहां पर झड़प भी हुई है। आपको वो भी हम दिखाएंगे, लेकिन इस चर्चा को शामिल करते हैं, चर्चा में इसको शुरू करते हैं। और हमारे साथ एक बहुत ही खास पैनल जुड़ा हुआ है, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। मैं स्वागत करना चाहूँगा, हमारे साथ अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन जी हैं। सोरेन जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, आपने समय निकाला और आप यहाँ पे। आपको बता दें कि ये याचिकाकर्ता भी हैं। उसके साथ हमारे साथ छात्र प्रेम कुमार हैं, आंदोलनकारी छात्र हैं। प्रेम जी, स्वागत है आपका। और याचिकाकर्ता आप भी हैं, पिटिशनर हैं आप, और लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। इस पूरे आंदोलन में आप लोगों की सक्रिय भूमिका रही है, आप यहाँ पे आए। और हमारे साथ डॉक्टर अटल पांडे हैं बीजेपी से, और आरजेडी से हमारे साथ अभिराज रॉय हैं। हम सभी अपने मेहमानों का स्वागत करेंगे और आपको आगे की और भी तस्वीरें दिखाएंगे, कई जगहों पर पुतला दहन हुआ है। लेकिन हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं शुभाशीष जी के पास जाऊंगा, क्योंकि आप वकील भी हैं। जो इसमें तकनीकी पेज जो है, क्योंकि कोर्ट का मामला है, बहुत सारी तकनीकी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे समझ में भी नहीं आती हैं। मैं चाहूँगा कि शुभाशीष जी आप सरल शब्दों में बताएं कि सरकार ने परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया। जो चयनित सफल अभ्यर्थी थे, जो नौकरी में थे, उन्होंने कोर्ट जाने का फैसला किया, कोर्ट गए। अब इस पर रोक लगा दी गई है। अब इस पर एक नए सिरे से कानूनी लड़ाई भी चलेगी और इस पर अब आंदोलन भी चलेगा। इसमें क्या तकनीकी चीज़ें रहीं और क्या अब आगे हो सकता है, मैं चाहूँगा आप बताएं। जी, इससे पहले मैं आपका जवाब देने से पहले आपकी त्रुटि को मैं सुधार कर लूँ कि मैं याचिकाकर्ता का वकील हूँ। जी, मैंने बताया शुरू में याचिकाकर्ता। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अभी के इस संदर्भ को समझने के लिए हमें थोड़े पीछे जाना पड़ेगा। जी,
क्योंकि ये विषय 11 से 13 जेपीएससी के दौरान ही उठ चुका था, जिसके लिए न्यायालय में केस दायर भी हुई थी। और जब मेंस एग्जाम होने पे था, उस समय मेंस एग्जाम जब कंक्लूड हो गई थी, तब हम लोगों ने रिट पिटीशन दायर किया था। हालांकि वो पहले दिन से डिसमिस हुआ था और एलपीए में हम लोग जाके ने अपील किया था कि जिस तरीके से जेपीएससी ने चयन किया था किसी भी कंप्यूटर एजेंसी को, उस सारे आंसर शीट्स को पीडीएफ कन्वर्ट करके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम का एक पैटर्न डेवलप किया गया था। ये रूल्स में कहीं भी नहीं दर्शाया गया है। जेपीएससी रूल्स सन 2002 में कहीं भी इस चीज़ों का जिक्र नहीं है और कहीं भी इस बात का ये भी पावर नहीं दिया गया है कि जो जेपीएससी के पास स्वतः पावर हो कि रूल्स को वो शांत कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो कानूनन उसमें दी गई है प्रावधान कि 10 साल से ऊपर वाले एग्जामिनर हो सकते हैं आंसर शीट्स को चेक करने के लिए, वो वहीं से होता हुआ नहीं दिखा गया है। तब आती है बात, जब कानून तबीयत से अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो वहां पर एक करप्शन की स्कोप खुल जाती है। तो ये जो बातें अभी हम लोग कर रहे हैं इस बात को लेकर कि करप्शन हो रहा है और इन्वेस्टिगेशन जारी है और वगैरह वगैरह, लेकिन इससे पहले के संदर्भ में समझने की आवश्यकता है, जब कानून से विमुख होकर कोई संस्था काम कर रही है तो क्या कानूनन तरीके से वैसे परीक्षाएं रद्द होकर के क्या दोबारा हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये एक विषय बड़ा सामने आता है। इसी बात पे ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने जब एलपीए हम लोगों ने अयूब तिर्की वगैरह और मनीष डोनू के माध्यम से फाइलिंग किया था, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने उस पर सब्जेक्टिव आउटकम का ऑर्डर किया है। जहां तक हमें ज्ञात हो रहा है इस बात का कि ये ऑर्डर शीट, ये अपॉइंटमेंट लेटर में इस 2 केसेस का हवाला किसी के अपॉइंटमेंट लेटर्स में नहीं दिया जा चुका है जो लोग 11 से 13 जेपीएससी में चयनित छात्र हैं। तो वैसे स्थिति में ये केस जब चला और उसमें सभी लोगों को पार्टी बनाई गई, जो लोग चयनित हो चुके हैं वो लोग उसको ज्वाइन भी कर लिए। इस बीच में ये जो आंदोलन का हम सुन रहे हैं रांची के क्षेत्र में सब हो रहा है, पूरे झारखंड में जो आंदोलन चल रहा है छात्र के द्वारा, ये 14 जेपीएससी की बात सामने आती है। और टेक्निकली कहीं ना कहीं कानून का पालन यही कंप्यूटर की जो एजेंसी के चयनित के विषय में हम जो रख रहे हैं वो कानूनन तरीके से है कि नहीं, वही विषय सामने आया और गंभीरता से टीडीपीएल के विषय का संलिप्तता को पाई गई। और तब ये 14 जेपीएससी को रद्द करने के कवायद के बीच में ये जो ऑर्डर पास हुआ है, जो स्टूडेंट वार्ता के होने से पहले वार्ता कंप्लीट भी नहीं हुआ, लेकिन ये जो शब्द लिखा गया है ये आपके 5404 के नोटिफिकेशन में, अभी 11 से 13 जेपीएससी के इसलिए संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि इसी के क्रम में सारे के सारे नोटिफिकेशन रद्द की गई जो टीडीपीएल ने कराए। ये जो शब्द यूज किया गया, झारखंड लोक आयोग सेवा द्वारा आयोजित एवं टीडीपीएल के माध्यम से संपादित वर्तमान के परीक्षाओं के संदर्भ में अनियमितता के शिकायत के आलोक में सीआईडी के अनुसंधान के क्रम में, यानी अब ये जानकारी की आवश्यकता होगी ना रिपोर्ट में क्या आया, कैसे किया गया, ये तो करप्शन की बात आ रही है। लेकिन जब अगर कानून से विमुख होकर कोई अगर संस्था अगर आगे कामों को बढ़ाती है तो वहीं पर रोक लगाने की आवश्यकता होती है। और अगर वो जानकारी बाद में भी लगती है तो रोक सरकार के पास ताकत तो जरूर है उस चीज को रोक लगाने के लिए, क्योंकि जितने भी जेपीएससी रूल्स के तहत में जब हर एक विभाग अपना अनुशंसा देता है, जेपीएससी को अपने रिक्वेजिशंस देती है कानून तरीके से उसको एग्जाम को कंडक्ट करा के अपनी रिकमेंडेशन लेटर को भेजने के लिए, ताकि चयनित छात्रों को फिर नौकरी दिया जा सके राज्य सरकार में। तो वैसे स्थिति में कहीं ना कहीं रिपोर्ट सामने तो नहीं आया, स्ट्रेट अवे एक आ गया संदर्भ में कि सीआईडी के अनुसंधान के क्रम में। तो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन की बातें जो अभी हम लोग हर कोई कर रहा है और न्यायालय के सामने भी समक्ष बार बार ये रखी जाती है कि क्रिमिनल मैटर अगर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, उसकी कानूनन तरीके से फैसले आने बाकी हैं, तब तक हमें नौकरी करनी दी जाए। लेकिन ये कानूनन पहलू समझना होगा कि करप्शन की बात एंसेलरी होगी, माने सेकेंडरी पॉइंट आएगा। प्राइमरी पॉइंट है कि अगर कानून से विमुख होकर कोई न्यायिक प्रक्रिया से अलग होकर के, कानून प्रक्रिया से अलग होकर के अगर एग्जाम को पूरा कंडक्ट किया गया है, क्या वो धूमिल हो सकता है? तो उसमें उत्तर यह है कि जेपीएससी ने कानून को पालन नहीं करा। और उन्होंने अपने हलफनामा भी इस बात का जिक्र किया है कि चूंकि टीचर्स की उपलब्धता नहीं थी, इसी कारण से हम लोगों ने 10 साल से ऊपर के एग्जामिनर्स को नहीं बुलाया था। जबकि ये बात और भी विषय गंभीर आता है कि रीजनल पेपर्स के जितने भी डिपार्टमेंट के लेक्चरर्स हैं उसकी चयन भी जेपीएससी ही करती आई है। और उन्होंने इंटरव्यू करके 1-1 साल तक रिजल्ट नहीं जारी किया और इधर ये कहेंगे कि हमारे पास अवेलेबल एग्जामिनर्स नहीं है। तो ये थोड़ा दो बातें आती है अलग अलग संदर्भ में, जबकि एक ही संस्था हो जेपीएससी। ठीक है। प्रेम कुमार जी, जो सफल अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि भाई हमारा क्या कसूर है, हम तो मेहनत करके आए हैं, पास होकर आए हैं। जो अगर घूस देकर आए हैं, जो गलत तरीके से आए हैं, आप उन्हें बर्खास्त कीजिए ना। यहाँ पर तो गेहूं के साथ साथ घुन भी पिसा रहा है। लेकिन आप लोगों का कहना है कि अभी सरकार जो है एक तरीके से छात्रों को छल रही है। देवेंद्र नाथ महतो ने भी घोषणा कर दी है आंदोलन की। सर, तो इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि जब सर प्रक्रिया ही आपका दूषित है तो रिजल्ट कैसे सही हो सकता है? आपने प्रोसेस ही फॉलो नहीं किया। अगर प्रोसेस फॉलो नहीं किया तो सर उसमें हम
मतलब रिजल्ट तो कभी सही हो ही नहीं सकता है। साथ में साथ अगर सर अगर आप देखेंगे, अगर आप एक सूप बना रहे हैं उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, एक इंग्रेडिएंट्स उसमें ख़राब है, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं सूप बनाने के बाद, आपको पूरा का पूरा सूप को ही फेंकना पड़ जाएगा। बात यही है सर। हम लोग भी जब सर शुरू में देखे तो एक चयन प्रक्रिया में नहीं, एक एग्जामिनेशन में बगलिंग नहीं है, सारे के सारे जितना भी परीक्षा है जो कभी रिसेंटली पिछले 5-7 साल में कराया गया है सब में सर बगलिंग निकल के आ रहा है। TDPL एजेंसी द्वारा कराई गई, अभी जो हाल में रिजल्ट दिया हुआ है जिसमें नियुक्ति हो गई है उसमें भी सर निकल के आ रहा है कि पैसा के लेन देन पे ये लोग नौकरी लिए हैं। और जो परीक्षाएं अभी लंबित हैं उसमें भी सर आप देखे ही होंगे कि OMR सीट वायरल हो गया, OMR सीट स्ट्रॉन्ग रूम से निकल जाता है, एजेंसी पूरा हावी है सर JPSC के ऊपर। अभी तो ये भी पता चला है मीडिया के माध्यम से कि एक महीना तक OMR सीट एजेंसी के पास ही रहता था, बाद में वो रंगाई पोताई करके होटल में रंग दिए हैं या कुछ भी किए हैं, उसके बाद जा करके वो OMR सीट स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता था। तो सर जब तक कि सिस्टम में सुधार नहीं होगा, और हम लोग ये सब सारा बात जो भी है ये सब सारा बात माननीय मंत्री जी को बता दिए थे जब डेलीगेशन में गए थे, तो उसमें मंत्री जी भी सोच रहे थे कि इतना लड़के लोगों को कैसे पता है। सर हम लोग कोर्ट में केस फाइल कर रहे हैं, वहाँ से सर JPSC का जवाब जो है वो स्पष्ट जवाब नहीं आता। कभी वो बोलते हैं कि हमने ये प्रोसेस फॉलो किया, कभी बोलते हैं हमने वो प्रोसेस फॉलो किया, कभी बोलते हैं कि हमने SOP का पूरा पालन किया। या JPSC सही बोल रहा है या माननीय मुख्यमंत्री सही बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं कि हम सारे परीक्षाओं को रद्द करते हैं क्योंकि SOP का पालन नहीं हुआ है, इधर JPSC कोर्ट में हलफनामा देता है कि हमने सारा SOP का पालन किया। इसी SOP का पालन करने ना करने के बीच में भ्रष्टाचार का एंगल आ जाता है। अलग अलग जो आज के डेट में आप लोग देख रहे हैं सर कि किसी का मेंस का कॉपी किसी के सिस्टम में दिख रहा है, TDPL के एजेंसी के किसी कर्मी का इसमें दिख रहा है सर, कॉपी दिख रहा है। तो ये लोग करते क्या थे, ये लोग फ़ोन करके पैसा मंगवाते थे कैंडिडेट्स का सर, OMR से ले करके आपका OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन सारा उनका डिटेल उन्हीं के पास रहता था, कॉपी भी उन्हीं के पास रहती थी। ये कैंडिडेट्स को फ़ोन करते थे कि आपका इतना नंबर है, सब्जेक्ट में उतना नंबर है, आप हमें पैसा दीजिए, हम आपको पास करा देंगे। तो इसी में चल रहा था सर ये सब करप्शन का मामला। बाद में सर जब इस चीज़ का करप्शन जब ज़्यादा बढ़ गया तो CID सर छापा मारता है। CID छापा मारने के बाद पता चलता है कि पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है। आज JPSC का क्या है सर, चेयरमैन साहब रिज़ाइन दे दिए, तीनों मेंबर साहब रिज़ाइन दे दिए, तो अब जवाबदेही किसकी है? स्टूडेंट्स चले गए हैं सर यहाँ पे। और जब भी सर हम लोग पहले से भी ये सी उठाए हैं सर मामला, माननीय मुख्यमंत्री साहब के सामने भी हम लोग लेटर दिए थे कि चेयरमैन साहब बात नहीं करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से यहाँ पे सर मेंबर लोगों का अपॉइंटमेंट हो जाता है, वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इस चीज़ को दरकिनार किया गया। इसी का स्वरूप था कि सर ये आंदोलन सर। लेकिन आप लोग बोल रहे थे परीक्षा रद्द करने के लिए, सरकार ने सिर्फ एक चीज़ नहीं किया है, CBI जांच की मांग को नहीं माना, बाकी लगभग तो सभी मांगे मान ली हैं, लेकिन फिर भी आप लोग संतुष्ट नहीं है। परीक्षा रद्द करने के लिए हम लोग सोचे थे कि सर परीक्षा तो रद्द हो गया, रद्द होने के बाद सरकार ने तो कैविएट भी फाइल नहीं किया, और उसमें लिखा हुआ था परीक्षा साक्ष्य के आधार पे, पुख्ता सबूत के आधार पे, SOP के आधार पे जो पालन नहीं किया। तो माननीय न्यायालय में तो रखा ही नहीं गया सर वो सब मैटर। जब आप माननीय न्यायालय में वो चीज़ मैटर रखेंगे ही नहीं तो सर केस तो गिर ही जाएगा, हम लोग के पक्ष में फैसला कैसे आ सकता है? कल होकर के देखिए सर, अगर किसी मंत्री जी, माननीय मंत्री जी के खिलाफ कोई मामला रहता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से बड़े बड़े वकील लेके आते हैं, हरीश साल्वे जी को लाते हैं, कपिल सिब्बल साहब को लाते हैं, तो आज क्यों नहीं लाया गया, कल क्यों नहीं लाया गया? कोई बड़े वकील से सर वहाँ पे पेश कराना चाहिए था, सारे साक्ष्य रखना चाहिए था, केस डायरी प्रेजेंट करना चाहिए था, पहले से सर कैविएट लगाना चाहिए था। ठीक है। अटल पांडे जी, मैं देख रहा था काफ़ी गौर से आप सुन रहे थे दोनों की बातों को और मनीवन कुछ सोच भी रहे थे। देखिए आप लोग डायरेक्ट तो शामिल नहीं इस आंदोलन में, लेकिन क्योंकि विपक्षी दल हैं आप, और अगर सरकार के खिलाफ कुछ होता है तो स्वाभाविक तौर पर आपको उसका फ़ायदा होगा, और आपने उसका नैतिक समर्थन भी दे दिया। हालांकि JMM और कांग्रेस और RJD का तो कहना है कि भाई आप लोग ही छात्रों को उकसा रहे हैं, बहका रहे हैं। बहरहाल क्या कहेंगे आज तक के हुए इस गतिविधियों पर? देखिए अभी हमारे झारखंड का जो हाल है, हम तो पहले भी कहें कि हम इस सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। जैसे इन छात्रों को ही देखें किस तरीके से बेवकूफ़ बनाने का काम किए। दिखावा तो करे, ये कह के कई एग्ज़ाम हम रद्द कर दिए कि हम आपके साथ हैं, लेकिन ये दिखावा करना और इनके सही में इनके साथ होना, जैसे कि अभी प्रेम जी बता रहे हैं। नहीं अटल जी, एक मिनट, आपको रोकना नहीं चाहिए, लेकिन बोल रहा हूँ सरकार ने तो कर दिया, जो मांगे मान रही थी बच्चे उन्होंने मान लिया। अब कोर्ट में जब मामला चला गया तो इसमें सरकार की क्या गलती?
जी भाई साहब, आपको मैं बता दूं कि झारखंड का इतिहास रहा, यहाँ लोग केस हार के कई सारे यहाँ पे केस हारने के लिए मतलब ज़्यादा उसमें ज़्यादा आमदनी होती है। आपको विश्वविद्यालय में भी कई ऐसे हमने केस देखे हैं जो कि हार करके, आज जो न्यूक्लियस मॉल जो खड़ा है वो कभी रांची विश्वविद्यालय के महिला कॉलेज का ज़मीन था। लोग ऐसे कई सारे ऐसे केस आपको खुलेंगे ना तो बहुत सारे ऐसे मामले आ जाएंगे। तो सरकार भी ये केस ले ली। विद्यार्थियों की मांग थी कि जो जेपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षाएं हैं जो टीडीपीएल कंपनी के द्वारा वो रद्द होनी चाहिए, तो वो रद्द करने का उन्होंने मौखिक रूप से बोल दिया। लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि कोर्ट में जो कैविएट फाइल करनी चाहिए थी नहीं कि एसओपी का पालन नहीं हुआ। तो ये जो प्रक्रियाएं होती हैं, आप उस तरीके से आप तो कहे कि हाँ युद्ध हम लड़ेंगे, बहुत मजबूती के साथ हम छात्रों के साथ खड़े, छात्रों की मांग मान लिए, और जैसे हम सेना को भेज दिए बॉर्डर पर लड़ने के लिए, उनको हथियार ही नहीं दिए, तो क्या मुंह से लड़ेंगे वहाँ पे? तो वैसे ही जो सरकार के पक्ष रखने वाले जो वकील थे, उनको यदि पूरी इस केस की फाइल यदि मजबूती से वो नहीं रखेंगे, जैसा कि छात्रों ने आरोप लगाया, जो छात्र वहाँ पे उपस्थित थे, छात्रों का कहना है कि जो छात्रों का पक्ष रख रहे थे सरकार की तरफ से जो वकील थे वो मुस्कुरा रहे थे जब जज साहब जब सवाल पूछ रहे थे। तो ये मुस्कुराहट जो है ये छात्रों के ऊपर, उनके करियर के ऊपर हंसना ये कहीं से शोभा नहीं दे रहा है। और बहरहाल ये देखिए छात्रों की मंशा आप इसी समझ सकते हैं, सरकार की मंशा कि आज छात्र इसी के विरोध में जब पुतला दहन करने जा रहे हैं तो उसी पार्टी के गुंडे लोगों के द्वारा आम छात्रों के ऊपर दौड़ा करके मारा जा रहा है। मैं चाहूंगा भाषा को थोड़ा आप संयमित रखें जी, इस तरह की भाषा। भाई साहब मैं इसलिए गुंडे कह रहा हूं, नहीं ये वर्ड ही मत बोलिए ना, ये वर्ड ही मत बोलिए। ठीक, ये देखिए जो जिस तरीके का हरकत वो कर रहे हैं, इसके लिए उनको तो हम उपाधि तो नहीं दे सकते हैं, कोई अच्छे शब्द उनके लिए नहीं नवाज सकते। चलिए मैं आपको शब्द चेंज कर रहा हूं कि इसके लिए उन लोगों को अवार्ड देना चाहिए। उन्होंने दौड़ा के छात्रों को मारा है, ऐसे लोगों को अच्छे पुरस्कार देने चाहिए बुला करके इस सरकार के द्वारा। अभी रांची के फिरालाल चौक पर भी हुआ, एक महिला छात्रा जो है सो पुतला लेके जा रहे थे, उसको भी कार्यकर्ताओं के जेएमएम के कार्यकर्ता या सरकार पुतला ही गायब कर दिया गया, पुतला ही गायब छीन के उसको मारा भी गया, उस छात्रा को मारा भी गया, धक्का दिया गया और उससे पुतला भी छीन करके भागी। यही हाल गिरिडीह में हुआ, हजारीबाग में हुआ, अन्य जगह पर ये जो सरकार कर रहे हैं, सरकार के तंत्र के। देखिए एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि देखिए ये वही विजुअल है, ये वही दृश्य है जो रांची के अल्बर्ट एक्का चौक का है ये दृश्य जी। एक मैं और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री हैं, ये गिरिडीह का सोनू जी, हाँ। वो गिरिडीह क्षेत्र के ही हैं और उन्हीं के जिले में, गृह जिले में ये देखिए छात्रों को किस प्रकार से जेएमएम का पट्टा लगाए हुए, जेएमएम का झंडा लिए हुए जेएमएम के लोग कैसे देखिए दौड़ा के लाठी से देखिए कैसे मार रहे हैं। तो ये आम छात्रों को, निहत्थे छात्रों को मारना कहाँ तक उचित है? पहले आप दौड़ा करके रात के अंधेरे में लाइट बुझवा करके छात्र छात्रा को वहाँ विधानसभा में पिटवाते हैं, उन पे अत्याचार करते हैं, फिर अब आप शांतिपूर्ण तरीके से हर जिले में प्रदर्शन हो रहा है तो वहाँ के आपके कार्यकर्ता अब लग गए उन्हें मारने। ये क्या न्याय है? आप न्याय देना चाह रहे छात्रों की या उनसे अन्याय करना चाह रहे हैं? आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, कहाँ गया आपका संविधान? ये लोकतंत्र बचाने के लिए आपके लोग घूम रहे हैं क्या रोड पे? अटल जी सरकार ने तो मान ही लेना, परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया, मैं तो वही कह रहा हूं कि हाँ, कर दिया गया। आप देखिए वही मैं कहूं कि मैं आपके साथ हूं, तो अब मैं बस नाटक कर रहा हूं कि मैं साथ हूं, लेकिन मैं वास्तविक रूप से यह सरकार जो है सो छात्रों के साथ नहीं खड़ी है, जिसका जो है वो छात्रों ने कल अपने कोर्ट में देखा है। इसका उदाहरण छात्रों ने कोर्ट में देखा। ऐसे ही उनका गुस्सा नहीं भड़का, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ आम छात्र और देवेंद्र नाथ महतो जी के द्वारा भी हुआ, तो ये लोग जो भड़के, क्यों भड़के? क्योंकि छात्रों के हिसाब से जो जिस तरीके से माननीय उच्च न्यायालय में रखना चाहिए था छात्रों का पक्ष, क्योंकि छात्र की पक्ष रख रहे थे वो। जैसे कि अभी वकील जो हर्ष कुमार जी ने जो बातें रखी, आपने भी उनकी बातें सुनी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार को जो है छात्रों का पक्ष रखना चाहिए था मजबूती से, जबकि वो छात्र जो फाइल किए हैं उसी को वो डिफेंड करने में लग गई। तो ये आपस में लड़ रहे, जब ये सीधे विरोधाभास खुल करके सामने आ रहा है कि ये छात्रों के साथ बिल्कुल नहीं है। ये क्या है ना कि मैं भी जो बात कहने वाला था कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी का बॉडी लैंग्वेज देखिएगा तो पता नहीं वो किस एटीट्यूड में रहते हैं। एक उनका अहंकार जो है ना वो सरेआम दिखता है। आज उनके गृह जिले में भी जो है इस प्रकार जैसे दौड़ा कर मारा गया छात्रों को, तो ये उनके अहंकार का ही परिणाम है कि वो आम छात्रों को दौड़ा के मारा जा रहा है। ये सरकार ठीक है। अभिराज जी आपने सारी बातें सुनी,
क्योंकि आप सत्ता पक्ष को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सत्ता पक्ष का, आप बताइए कि क्या वाकई में जो सरकार है वो छात्रों के लिए बहुत सीरियस नहीं है और उन्हें पता था कि यही होना, इसीलिए चलो केस को है कोर्ट में ही डाल दो। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा नीलेश जी इस चर्चा में मुझे सम्मिलित करने के लिए। आपका भी धन्यवाद आने के लिए। आप जी देखिए, सरकार शुरू से ही इस मामले पर गंभीर है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने पहले भी बोला है कि छात्रों के द्वारा जो आंदोलन किया गया है उन सभी को हम देख रहे हैं, हमारा भी कान है, आँख है, हम सब देख रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और चौथे में आप लोग हैं, हमारे मीडिया कर्मी। तो सभी के परस्पर मेल से कोई भी सरकार काम करती है। बात रह गया कि सरकार ने शुरू से ही मतलब ये अपने कार्यपालिका के तहत जो भी हमारे पुलिस महकमा थे, प्रशासनिक महकमा थे, उनके माध्यम से जो भी जांच रिपोर्ट आ रहा था उसके आधार पे सरकार उस पर विचार विमर्श करते, जो भी समय लगा, जो भी लगा, 20 दिन लगा, 22 दिन लगा, जो भी लगा, लेकिन सरकार ने वो फीडबैक जो भी मिला उसके तहत कार्रवाई करना शुरू किया। तो सीरियस तो सरकार है ही। अब रह गया बात कि जो भी आंदोलनकारी छात्र थे उनसे हमारे सरकार ने डेलीगेट को भी भेजा अपने तरफ से। सभी जो हमारे महागठबंधन के दल हैं, सभी दल से विधायक मंत्री जो भी थे सब प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन लोगों ने जाकर भेंट किया। छात्रों को भी न्योता दिया गया सरकार के तरफ से कि आप आइए, हमसे बात करिए और अपनी बातों को रखिए लिखित रूप से, स्पष्ट रूप से। छात्र भी गए, आंदोलनकारी छात्र गए, वहाँ अपने बातों को इन लोगों ने रखने का काम किया। उस बिना पर सरकार ने फिर आगे की कार्रवाई की। जो भी सरकार को सूत्र जांचकर्मी, जांच एजेंसियों द्वारा, जो सीआईडी है, हमारे पुलिस महकमा है जो स्टेट के, उन लोगों ने जो भी फीडबैक दिया, जो भी गड़बड़ियों का रिपोर्ट दिया ऊपर में, उस बिना पर सरकार ने एग्ज़ाम को रद्द करने का काम किया। अब ये बराबर सवाल उठाया जाता है कि सरकार ने मतलब इसको बिना सोचे समझे एग्ज़ाम को रद्द कर दिया, इसका पक्ष नहीं रखा। तो देखिए सर, ये जो रद्द करने का फैसला था, ये तो ऐसा नहीं है कि कैबिनेट में 4 मंत्री बैठे, 4 विधायक बैठे, अपना मन से फैसला ले लिया। पक्ष रखा जाता है, जांच एजेंसियां द्वारा वहां पक्ष रखा गया। आपस में कैबिनेट के सभी नेता, विधायक, मंत्री बैठ के अपना पक्ष रखे, अपना मत रखे। उसके बाद जो सरकार के कानूनी सलाहकार हैं, उन कानूनी सलाहकार के देख रेख में सरकार ने ये फैसला को लिया और एग्ज़ाम को रद्द किया। अब इस पे सवाल उठता है कि सरकार के तरफ से जो भी इस केस का जो पक्ष रख रहे थे कोर्ट में, वो पर्याप्त नहीं रखा गया। तो सर, ये पर्याप्त नहीं रखा गया या मतलब अच्छा से नहीं रखा गया, इसका जवाब देने के लिए न्यायालय ने तो खुद ही समय दिया है 15 सितंबर तक सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए। तो सरकार इसमें पक्ष रखेगी। जो सरकार के वकील हैं, जो इस केस को देख रहे हैं, वो अपना जवाब देंगे कि हम क्या रखें, नहीं रखें। तो इसमें घबराने का कोई बात नहीं है। हम सभी को सब्र रखना चाहिए। 15 सितंबर तक का समय है। सरकार के द्वारा जो वकील इसमें नियुक्त हैं वो अपना जवाब रखेंगे कि हम किस सबूत के बिना पे इसमें आगे बढ़ें, एसओपी पालन हुआ है, उसकी नहीं हुआ है, जो भी पक्ष है उसका वकील जो भी सरकार के तरफ से अपना पक्ष जरूर रखेंगे। ठीक है, अभी 15 तारीख का समय है और रखेंगे। लेकिन एक होता है ना कि सुबह ही बता देता है कि दिन कैसा होगा, तो लगभग वही हालत नजर आ रहा है। बहरहाल हमारे खास कार्यक्रम फैसले पर विराम। फिर से घमासान, जो कि हम बात कर रहे हैं जेपीएससी और सीजेएल परीक्षा में हुए आगे की कार्रवाई पर, और अब इस पर आंदोलन आगे भी जारी है। मामला केस कोर्ट में चला गया है और जो सरकार ने जो फैसला लिया है उस पर स्टे लगा दिया गया। देखिए, अब इसके बाद जो छात्र हैं वो आंदोलनरत हैं। उनका कहना है कि हमारे जो मामले में थोड़ी सी लापरवाही बरती गई है और जेपीएससी समेत जेएसएससी सीजीएल नियुक्ति रद्द मामले में हाईकोर्ट से स्टे के बाद छात्रों में उबाल है। और राज्यव्यापी सीएम का पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान राजधानी रांची के मेन रोड में काफ़ी संख्या में छात्र एकत्रित हुए। छात्र सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन करना चाह रहे थे, जिसे पुलिस प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया। इस दौरान छात्रों के साथ पुलिस प्रशासन की नोकझोंक भी हुई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और बढ़ते हंगामे को देखते हुए छात्रों पर हल्का बल प्रयोग भी किया गया, जिसके कुछ देर के लिए भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। ये देखिए। इसके अलावा
पलामू में, गिरिडीह में, हजारीबाग में भी। ये देखिए, ये रांची की तस्वीरें हैं। और ये गिरिडीह की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पे छात्रों का आरोप है कि जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने, देखिए गले पे पट्टी भी है, उन्होंने उनके साथ मारपीट की कोशिश की और उन्हें पुतला दहन करने से रोका गया। और ये गलत है, इसको किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं बनाना चाहिए। छात्रों ने बार बार कहा है कि वो किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं है, जो भी नैतिक समर्थन दे उनका स्वागत है। उन्होंने कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम से भी अपील की कि आकर हमारा साथ दीजिए। तो छात्रों में बढ़ते रोष को लेकर सियासत भी गर्म हो चुकी है। विपक्ष ने जहां सरकार पर छात्रों को बरगलाने का आरोप लगाया, तो सत्ता पक्ष ने इस आंदोलन को हवा देने के लिए कोचिंग माफिया और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। और इस आंदोलन के बाद एक समझौता सरकार के साथ सम्मान पूर्वक हो गया और उसके बाद पुनः कोचिंग माफिया और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इस आंदोलन को फिर नए दिशा देने का प्रयास किया गया। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज आंदोलन को फिर पूरे राज्य में पुतला दहन करने का निर्णय उन लोग के द्वारा हुआ है। ऐसे लगता है कि पूरा का पूरा इस आंदोलन को राजनीतिकरण कर दिया गया और राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर ये सारा चीज अब होने लगा है। यह क्रूरतापूर्ण और तानाशाह सरकार जिस तरह से स्टूडेंट पर अत्याचार किया, 25 दिनों से लगातार जो स्टूडेंट लोग धरना और प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें गुमराह कर साजिश के तहत, दुर्व्यवहार के तहत और उन्हें एक तरह से धोखा देकर सारी परीक्षाओं को रातों रात रद्द किया। सरकार जानती थी कि यह कोर्ट में नहीं टिकेगा और बाद में हम निकल जाएंगे, लेकिन निकले नहीं हैं। यह 1 करोड़ छात्रों का बात है। यहाँ पूरे झारखंड में 1 करोड़ छात्र की संख्या है और उन छात्रों के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, निश्चित तौर पे ये आने वाला कल ये और भी महंगा पड़ने वाला है इस सरकार को। अभी भी वक्त है, भारतीय जनता पार्टी अभी भी मानती है कि सीबीआई जांच दीजिए, छात्रों को हक दीजिए और जो दूध का दूध और पानी का पानी है कीजिए। आप हाईकोर्ट का जजमेंट 152 आप देख लें, जिसके आधार पे नियुक्ति उनकी की गई, उसी में 153 का उन्होंने कार्रवाई करने की बातें की है। अब माननीय न्यायालय ने जिन चीजों को देखा, अगर रोका गया है तो गलत क्या, हम कहां पे गलत है? हमने न्याय देने की पूरी पारदर्शी तरीके से हमने किया। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जांच की बात कर रही है, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं। 14 साल में तो आपने कोई रिपोर्ट दिया नहीं और आज सीआईडी ने 20 लोगों का अरेस्ट किया है, कार्रवाई हो रही है और ये लोग छटपटाहट हो रही है। 16 सालों में 5 एग्जाम इन्होंने कंडक्ट किया जेपीसी ने। 14 से 19 तक 5 साल इनकी फुल प्रोजेक्ट सरकार थी, एक भी एग्जाम आपने नहीं दिया और आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और ये सीबीआई जांच की बात कर। देखिए, कोर्ट का फैसला का हम स्वागत करते हैं। कोर्ट का फैसला वो न्याय को देख करके दिया गया है, लेकिन कुछ लोग हमारे नौजवान साथियों को भड़काने का कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने अपनी बहुत कड़ी जांच कर रही है, एसआईटी बहुत
तेज़ी से जांच कर रही है। मैं उन युवाओं को आश्वासन देना चाहता हूं कि बहुत जल्द जो गलत तरीके से नौकरी में आए होंगे और जिन्होंने इस पेपर लीक और अनियमितता के पीछे जो होंगे उन सबको सलाखों का पीछे जाएगा। किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। ये युवाओं की सरकार है और युवाओं के हक के लिए अपना लड़ाई लड़ेगी और सबको हक मिलेगा। किसी को किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होगा। तो तमाम राजनीतिक दल पक्ष और विपक्ष दोनों ही कर रहे हैं और मेरा सवाल अब सीधा अटल जी से है। अटल जी, अभी आपने हेमलाल मुर्मू को सुना, जेएमएम, कांग्रेस के सुखदेव भगत जी को सुना, सांसद हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, आरजेडी के प्रवक्ता क्षितिज जी को सुना। इनका कहना है कि भाई हमने तो पूरी तरीके से छात्र जो कर रहे थे वो कर दिया, अब कोर्ट ऐसा अगर कर रहा है तो इसके लिए हम जिम्मेदार कैसे, हमारा पुतला दहन क्यों, और ये सारा कुछ जो है वो बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, सीधा सीधा। देखिए, पता नहीं ये अपने आप को ये लोग बहुत तेज समझते हैं या बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ समझते हैं, ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि ये जो इनकी जो मंशा है वो तो छात्र शुरू से ही देख ले कितने असंवेदनशील हैं कि 13वां-14वां दिन बीत गया था, वहाँ पे इन लोगों ने ना पेयजल ना शौचालय की व्यवस्था की थी, पूछने तक नहीं गया था। अटल जी, सरकार का अटल जी प्रतिनिधि, अटल जी रोकूंगा, 36 दिन हो गए थे जंतर मंतर में। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं थी। आप यहाँ की व्यवस्था और वहाँ की व्यवस्था में आप कंपेयर करके आप खुद देख सकते हैं। चलिए खैर छोड़िए, देखिए मुद्दे पर आप जंतर मंतर लेके जाइएगा, मुद्दा बिल्कुल अलग है वहाँ का। नहीं, आपने कहा कि सुध नहीं ली, तो सुध तो वहाँ भी नहीं लिए, AK-47 पायलट, तमाम बातें। देखिए वहाँ की सुध ली गई आज। अच्छा, इसका जवाब दीजिए ना, वो आंदोलन क्यों बरगला रहे हैं छात्र को? नहीं, बात आप ही टोक देते हैं, आप ही बात बिगाड़ रहे हैं। मैं तो पॉइंट पे जा ही रहा था। बोलिए। तो देखिए इनकी मंशा देखिए सरकार की नहीं है सही। 2024 में हेमंत सोरेन जी ने ट्वीट कर बाबूलाल जी, हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं बाबूलाल मरांडी जी को ये चैलेंज किया था कि युवा बाबूलाल जी ने जब ये सब आरोप लगाए थे कि युवाओं की बहाली में ये सब कथित बहाली में कई तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तो उन्होंने चैलेंज किया था कि एक भी बहाली में आप दिखा दीजिए गलतियाँ, तो हम जो है सो 5 साल के लिए 50 साल के लिए जेल भेज दीजिए, मैं उफ तक नहीं करूँगा। तो इतनी बड़ी गड़बड़ी सामने आ गई। मैं हेमंत सोरेन जी को वो ट्वीट अभी कहिएगा तो निकाल के दिखाऊंगा। नहीं, कहाँ है? सब लोगों ने देखा है। तो आज इतनी बड़ी गड़बड़ी वो खुद स्वीकार रहे हैं ऑन कैमरा आकर के सभी मीडिया के सामने। क्यों नहीं वो सही तरीके से जांच क्यों नहीं? लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि भाई बरगला क्यों रहे आप छात्रों को। फिर वही बात, आप ये विपक्ष का तो सॉरी सत्ता पक्ष का तो ये काम ही है कि अपना गलती दूसरे के मत्थे मढ़ देना। जब भी उनके पाले में गेंद आए दूसरे के पाले में गेंद फेंक देना। अच्छा जी, फेंकी से हमारे साथ छात्र भी बैठे हुए हैं। पहले मैं अभिराज जी के पास चलूंगा। अभिराज जी बताइए, जो अटल जी बता रहे हैं कि भाई आपका तो काम ही यही है। नहीं देखिए, इसमें हमारा काम क्या है, ये तो अपना चाल चरित्र खुद ही दिखा रहे हैं। जब तक हमारे छात्र जो आंदोलन कर रहे थे ये उधर से बैटिंग कर रहे थे उस पिच पे कि बातें क्यों नहीं मानी जा रही हैं, एग्ज़ाम क्यों नहीं रद्द हो रहा है, जांच क्यों नहीं बढ़िया से हो रहा है। जांच बढ़िया से भी हुई, आपको गिरफ्तारियां भी हुई, जेपीएससी के अध्यक्ष की भी गिरफ्तारी हुई, 3 सदस्य हटाए गए, कार्रवाई भी हुई। उसके बाद छात्रों को जो मांग थी उनको भी माना गया। इनका लिखित मांग था कि भाई एग्ज़ाम को रद्द किया जाए। सरकार ने ठीक है समय क्यों लगा, ये बोल रहे हैं कि लंबा समय खिंच गया। तो देखिए सरकार कोई कुछ भी बोल दे और एक झटका में तो होता नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि परस्पर 4 जो स्तंभ हैं लोकतंत्र के वो आपसी तालमेल से काम करते हैं। तो जांच एजेंसी का फीडबैक आया, सरकार ने उस पर जांच मशवरा लिया कानूनविद से, उसके बाद कार्रवाई हुआ। तो जाहिर सी बात है उसमें समय लगता ही है। ऐसा कुछ था नहीं कि वो सरकार ने जानबूझ करके वो इस मामले को खींच के रखा या देर किया। एक चीज़ हो गया। और ये फिर जैसे ही एग्ज़ाम रद्द हुआ ये विपक्ष के हमारे जो भी हैं भाजपा के लोग या जो भी हैं वो तुरंत फिर उनके तरफ से बैटिंग करने लगे कि नहीं मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आपको जांच करना। अरे मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, पहले बात सुन लीजिए, एक करके ना बोले, काउंटर कीजिएगा अटल जी। आपका जब समय आएगा
आएगा आप बोलिएगा। ठीक है, देखिए फिर जल्दी लेकिन शॉर्ट में अभी फिर जब एग्जाम रद्द हुआ तो ये फिर जिन छात्रों का नौकरी गया उनके तरफ से बैटिंग करने लगे कि अब बताइए आप एक झटके में नौकरी खत्म कर दिए, ऐसे कर दिए। तो ये तो खुद कंफ्यूज हैं, तो ये तो खुद अपना चाल चरित्र दिखा रहे हैं, कभी कूद के इस पाले में, कभी कूद के उस पाले में। ठीक है, किधर इनको तो खुद ही मालूम नहीं। काउंटर देखिए, न्याय तो छात्रों के होना चाहिए, चाहे इस पक्ष के छात्र, दोनों पक्ष के छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए। ये सरकार को तय करना चाहिए। नहीं रहते आप, कभी इधर कभी उधर। बिल्कुल, ये सरकार को ही तय करनी है कि दोनों पक्ष के लोगों के साथ न्याय कैसी हो। सरकार को ही ये तय करना होगा। आप निश्चित पॉलिटिकल स्टंट जैसे होता है ना, स्टंटबाजी करके आप सीआईडी का धड़ाधड़ दिखाते जा रहे हैं। ये स्टंटबाजी करने से छात्रों को न्याय नहीं मिलने वाला है। आप लाख बड़े बड़े बयान दे दे, तो भाई काम तो कर ही रहे हैं ना। बात हुई कि भाई रद्द कीजिए परीक्षा, चलो भाई परीक्षा रद्द। अब कोर्ट में मामला गया तो भाई इनका क्या कसूर है अटल जी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत यही तो है, बेचारा बन गए। बेचारा बनने की ये जो कला है इस सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से कि हम तो अब बेचारे हो गए। माननीय उच्च न्यायालय ने जो है सो आदेश दे दिया, लेकिन उच्च न्यायालय के पीछे छिपने से जो है काम नहीं चलने वाला है। ये युवा जो है, आज का युवा जो है सो विवेकशील है, उनके पास बुद्धि है, पढ़ा लिखा युवा है। ये अनपढ़ युवा नहीं है कि आप कुछ भी इसे पढ़ा दीजिएगा और ये समझ जाएगा। सारी पट्टी तो आप ही पढ़ा रहे हैं ना। हाँ, सारी पट्टी तो आप ही पढ़ा रहे हैं छात्रों को। वही तो कहना है, यही तो गलतफहमी है कि आप डाल, ये इसीलिए न छात्र तैयार हो रहा है। आप कह रहे हैं ना, सभी छात्र मान लेते हैं कि हाँ बीजेपी का स्टंटबाजी है, कोई नहीं आता है छात्रों के आंदोलन में। अच्छा ठीक है, क्यों पूरे प्रदेश से सभी छात्र एकजुट होकर के आंदोलन कर रहे हैं? प्रेम जी देखिए, आप ही लोग को लेकर कहा जाता है कि आप इधर के हैं, आप उधर के। आप ही बताइए, आप तो यहाँ बैठे हुए। सर वहाँ तो लगता है कि बीजेपी का, जेएमएम का, सबका बैनर पोस्टर लगा हुआ था। किसी का बैनर पोस्टर नहीं लगा, छात्र थे। बाहर से किन्हीं का सहयोग मिल रहा है, खाना पानी राशन दे रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है सर? क्या छात्र कहाँ से पैसा लाएगा? थोड़ी बैठेंगे। नहीं, छात्र कहाँ से पैसा? छात्र तो लगता है कि आंदोलन खत्म करने की कोई जल्दीबाजी थी। AK-47 लेके छात्र बैठा हुआ था, डेली आगजनी कर रहा था, 4 वहां लाश गिर रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था। शांत प्रदर्शन, बहुत शांति ढंग से प्रदर्शन हो रहा था सर। अभी जो बैठे हुए थे सर, इसमें हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है। रांची ने पूरे देश के लिए उदाहरण पेश किया। नहीं, एक स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि क्या आपको किसी राजनीतिक दल का संरक्षण प्राप्त था? नहीं, हमें किसी राजनीतिक दल का संरक्षण नहीं। चलिए ठीक, किसी का नहीं था। और सर हम लोग यही बोले, सोरेन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हम लोग को ठगा गया है। ठीक है, सीधे ऑब्वियस है। अभिराज इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले शुभाशीष जी। देखिए, मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि ये बात पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने से ज्यादा अच्छा है कि कानूनी बिंदु को समझना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और इसी बात को लेकर के ये सारी चीजें कवायद चलती कौन किसके साथ है, मुझे लगता है इससे पहले कानून समझने की आवश्यकता है। और अभिराज जी जिस तरह से अपना वक्तव्य रखे, उन्होंने कहा कि सरकार ने इस नोटिफिकेशन को निकालने से पहले अपना लीगल ओपिनियन लिया होगा, लेकिन कानूनन अगर आप देखेंगे जिस तरह से बातचीत, देखिए कोई भी चीज़ों का अंततः एक रिजल्ट एंड पारित होती है, लेकिन उस एंड रिजल्ट को देने के लिए एक रीजनिंग होती है। उस रीजनिंग के बेसिस को ही आदमी कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। क्या रहा हो, क्या तो ये रीजनिंग की जो बातें हम अभी भी कह रहे हैं, आपको हम उदाहरण के तौर पे कहते हैं, हमारे भारत के संविधान का अनुच्छेद 235 है, जिसको ऑनरेबल हाईकोर्ट को पावर दी गई है सर्विस कंडीशन सिविल जजेस लोग के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उनको सुपरिटेंडेंट करने का। आप ये समझिए कि इस नोटिफिकेशन के बेसिस में सिविल जज जूनियर डिवीजन जो जेपीएससी पीटी ले चुकी है, उसको भी रद्द की गई है। तो सवाल यही पर आता है कि क्या आपने हाईकोर्ट से अनुशंसा पहले मांग करा? तो ये कानूनी पहलू है कि ये सब चीज़ें होता हुआ कुछ कुछ क्षेत्र में नहीं दिख रहा है जैसे। तो मुझे लगता है तबियत से अगर कानून इंप्लीमेंट अगर हो तो एंड रिजल्ट जो चाह रहे हैं, ये जो छात्र का इन्होंने कहा है कि नोटिफिकेशन के माध्यम से किया गया है कि रद्द किया गया, लेकिन रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये सारी चीज़ों को पता है कि कानून अगर कुछ भी अगर उससे अलग जाके करेंगे तो न्यायालय में कोई भी चीज़ चैलेंज हो सकती है। तो ये चीज़ समझ करके ही आराम से ही चीज़ों को देखते हुए पारित करने से, और यह रीजनिंग जैसे अभी लिखा हुआ है इसमें कि अनुसंधान के क्रम में और जो शिकायत के आलोक में, ये दोनों चीज़ क्या इसमें आए नोटिफिकेशन में कहीं एनेक्स तो डॉक्यूमेंट नहीं है। और ये रीजनिंग बेस्ड, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपने वक्तव्य को, कि करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसको बात रखा जा रहा है कि अनुसंधान जारी है, जब तक वो ना आ जाए तब तक ना होता, लेकिन पूर्व की बातें हैं। कानून सम्मत होते हुए एक परीक्षा का नियमावली बना हुआ है, अगर उससे एक कंडिका भी अगर आप ऊपर नीचे किए हैं, वहीं पर आती है छात्र की आंसर शीट्स की जांच जिस तरीके से एग्जामिनर से कराई गई है, वहां पर एक कवायद आती कि क्या सही तरीके से हो पाएगा, इसीलिए कानून से विमुख हो, तो वही पर्याप्त होता है एक रीजनिंग देने के लिए कि इसको रद्द करनी चाहिए। लेकिन ये करप्शन तो उसके बाद की बात है ना, जब कानून नहीं पालन हुआ और उसके बाद करप्शन की जो एलिगेशंस आ रही हैं जो न्यूज़ में आ रही है।
तो ये तमाम बातों को समझते हुए रीजनिंग इज इम्पॉर्टेंट इस नोटिफिकेशन को समझने के लिए। और ये कानूनी पहलू के अगर तरीके से देखेंगे, जो मैंने अभी उदाहरण दिया आपको, अनुच्छेद 235 का जो ऑनरेबल हाईकोर्ट के पास पावर है, सिविल जज जूनियर डिवीजन को भी इसके अंतर्गत ले आया गया कि इसको भी रद्द की जा रही है। तो जेपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो सरकार के अधीन काम करने के लिए नहीं बनी है, संविधान उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसी के लिए तो बनाई गई है। अच्छा, अभी अब सीजीएल की भी सुनवाई अब होगी, वो भी अब अटेंड कर लिया है, तो क्या लगता है आपको, जो आप लोगों का जो फैसला हुआ, जिसका फायदा उन्हें मिल पाएगा? सीजीएल की सर जो अभी जो सुनवाई जो हुई अभी तो स्थगित हो गया है सर, वो तो स्टे लग गया है। पर सर सबसे बड़ा बात है कि पहले भी माननीय उच्च न्यायालय में सीआईडी ने गलत रिपोर्ट फाइल कर दिया, वहां पे पूर्ण रिपोर्ट फाइल नहीं किया। तो सर अब उसमें सीआईडी पे भी अब सबको संदेह हो रहा है कि क्या अभी जैसे कि अभी जो हुआ है सर, इसमें महाधिवक्ता साहब प्रेजेंट नहीं रहे, कल होकर के सीआईडी फिर से कुछ गलत रिपोर्ट फाइल कर देगा, फिर वही का वही रह जाएगा। अभिराज जी क्या कहेंगे? वो क्या रहा है सर? अभिराज जी, इसीलिए तो सीबीआई की जांच मांग रहे थे ना, कि सीआईडी तो सरकार, राज्य सरकार के ही अंडर में है। देखिए वो डर जो है वो जायज भी है। नहीं, वो ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए जांच एजेंसी का काम करने का अपना तरीका होता है। देश में अनगिनत ऐसे बहुत सारे आपको केस मिलेंगे, जबकि एक समय में जांच एजेंसी कुछ पर्याप्त सबूत नहीं रखने पाती है और बाद में चल के अच्छा पर्याप्त सबूत हो जाता है, तो उसी केस का रुख पलट जाता है। तो जैसा कि मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूं आपको, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है, बस मैं उदाहरण के तौर पर शॉर्ट 2G स्पेक्ट्रम में सीबीआई जांच चला, ठीक, उसमें शुरुआत में ये हुआ कि हाँ घोटाला हुआ है, केस चला, बाद में आखिर क्या हुआ, बाद में ये कोर्ट ने कह दिया कि ये 2G स्पेक्ट्रम कोई घोटाला नहीं था। तो इस पे भी तो सीबीआई पे खुद ही उंगली उठ जाता है कि आप उस समय कैसे केस को पुटअप किए थे, बाद में वही केस कैसे क्या पुटअप हुआ, कोर्ट में टिक नहीं पाया। तो ये देखिए जांच एजेंसियां का काम करने का तरीका होता है, और जाहिर सा बात है कि आखिर में हम सभी को न्यायालय के आगे ही झुकना है, उन्हीं के आगे ही निवेदन करना है, उन्हीं का इंतजार करना है फैसले का। जांच एजेंसी का काम करने का तरीका होता है, एक जुरिस्डिक्शन होता है। घटना हुआ है नेपाल में, प्रिंटिंग प्रेस है इसका राजस्थान और कहीं और, जहाँ जाता नहीं है सर, यहाँ का जांच एजेंसी जाता नहीं है वहाँ का काउंटर चेक करने की कितना क्वेश्चन पेपर प्रिंट हुआ है। जितना क्वेश्चन पेपर प्रिंट होने के लिए जेपीएससी या जेएसएससी ने दिया था, उतना ही पेपर प्रिंट हुआ है कि उससे ज्यादा प्रिंट कर दिया है, कि वहीं से निकल गया। नेपाल में घटना होता है सर, उसका जांच करेगा लोकल पुलिस। जांच होगी तो सुन लीजिए। अब हम बिल्कुल कार्यक्रम के, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट है, मैं चाहूंगा 30 सेकंड आप लोग के लिए अपनी बात खत्म कीजिए। पहले अटल जी 30 सेकंड। जी देखिए, अभी जो छात्रों का ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को जिस तरीके से ये आज जो पुलिस के जो कार्रवाई दिखी, जो पुतला छीनते हुए दिखे, ये जेएमएम की कार्यकर्ता की तरह काम करते हुए जो झारखंड की पुलिस दिख रही है, ये बहुत ही शर्मनाक है। आज झारखंड में वाकई में लोकतंत्र की हत्या की गई है। जो छात्र विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने जा रहे थे, उन छात्रों से पुतला छीन लेना, उन्हें पुतला नहीं जलाने देना, ये लोकतंत्र में ये आम छात्रों का अधिकार है, आम नागरिकों का अधिकार है। आज लोकतंत्र की हत्या हुई है, इसे आम छात्र कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और अपने हक के लिए आवाज हर एक युवा को उठाते रहना चाहिए। ठीक है, सुभाष जी कुछ बोल रहे हैं। मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि अब मैंने रिपीट करा कि ये रूल्स पालन नहीं वाला विषय जो है, आप जानिए कि एग्जामिनेशन ऑफ कंट्रोलर जो जेपीएससी के होते हैं, उनके बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है कि कोडिफिकेशन करके वो आगे आंसर शीट्स को बांटते हैं एग्जामिनर के पास में। ये जो पावर कोडिफिकेशन का जो एग्जामिनर ऑफ कंट्रोलर का होता है, उसको एक टीडीपीएल जैसे एजेंसी को देना ही कानून से अलग जाके चला गया। तो आगे जो हुआ है उसके प्रकरण में अगर आप रद्द करेंगे, ये कहते हुए कि इन्वेस्टिगेशन अभी नहीं पेंडिंग है इसलिए मत कीजिए, तो उससे पूर्व की बातें हो रही है। मैं बार बार इंडिकेट कर रहा हूं कि कोडिफिकेशन एग्जामिनेशन कंट्रोलर का उसका जो पावर है वो डेलीगेट करने का ताकत किसी के पास नहीं है। वो एग्जामिनेशन कंट्रोलर उसको जेपीएससी ने अपॉइंटिंग इस बात के लिए करा है कि फेयरनेस एग्जामिनेशन में हो और हर बच्चे के एग्जामिनेशन पेपर की जो एग्जामिनर टेस्ट करेगा वो स्वतः तरीके से बिना किसी निष्पक्ष हो। ये सिंपल बात है। ठीक है प्रेम जी, हम लोग ये चाहते हैं कि सर जो भी अपॉइंटेड कैंडिडेट्स हैं सारे अभी ट्रेनिंग फेज में, अविलंब उनकी ट्रेनिंग पे रोक लगाई जाए, स्थगित किया जाए सर उनका ट्रेनिंग, क्योंकि सर वो लोग जांच को प्रभावित कर सकते हैं। 206 प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, 35 डीएसपी हैं, कहीं ना कहीं सर उनका अलग अलग डिपार्टमेंट में आना जाना है। गवर्नमेंट को अविलंब इनका ट्रेनिंग को स्थगन करना चाहिए।
स्थगित करना चल, चाहिए ठीक। ताकि जांच अभिराज निष्पक्ष हो। अभिराज जी फाइनल कंक्लूजन स्टेटमेंट। फाइनल मेरा ये है, देखिए मैं एक लाइन में कहूंगा, जो हमारे भाजपा के मित्र जो ये आज की पुतला दहन कार्यक्रम में मारपीट का जिक्र कर रहे हैं, देखिए सब्र बनाए रखिए। हम कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। जो भी इस हिंसा में शामिल हैं वो सुन लीजिए, जो भी शामिल हैं वो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं कि शरारती तत्व हैं कि असामाजिक तत्व हैं, किन बिना पे वो झगड़ा झंझट हुआ। नहीं, वो तो पट्टा दिख रहा सर। ठीक है, उस पे कार्रवाई होना चाहिए, कानून पूरा उनके साथ रहेगा। सरकार के सुन लीजिए, सरकार विधायिका का कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं है, बिल्कुल आपका साथ दिया जाएगा। जिनके साथ बुरा हुआ है उनको न्याय मिलेगा। रहा एक और जवाब मैं इनका छात्र नेता हमारे जो है इनका दे दूं। छात्र नेता नहीं है, ठीक है, जो भी है छात्र हैं। अरे ठीक है, छात्री नेता होते हैं। हाँ, आगे बढ़ रहे हैं ना भाई। ये जो बोले कि नेपाल में घटना हुआ, जो भी क्वेश्चन पेपर प्रिंट हुआ, जो भी है XYZ जो भी ये बोले, ठीक है, इनको मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं समझा रहा हूँ कि मान लीजिए आपके झारखंड में कोई अपराध होता है, ठीक है, उस अपराध का कनेक्शन कहीं विदेश से है, तो स्टेट पुलिस को भी हक दिया गया है, वो गृह मंत्रालय से परमिशन लेकर के विदेश जा सकती है, जांच कर सकती है। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ झारखंड में कोई क्राइम हो गया और उससे जुड़ा कुछ तार विदेश में है, तो वो सेंट्रल एजेंसियां ही उसको जांच इजाजत नहीं दे रहा है। समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिराज जी, प्रेम जी, शुभाशीष जी और अटल जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ पर आए, इस चर्चा में शामिल हुए। और अब देखना ये है कि अब ये आंदोलन किस मोड़ जाता है, किस रूप में जाता है, क्योंकि रोज़ इसमें कोई ना कोई एक नया मोड़ आ रहा है और जो आंदोलन है एक तरीके से और उलझता जा रहा है।